इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही, जहां पर बिल्डिंग हादसे में दमकल के कर्मी की मौत की खबर आ रही है। 2 घायल हुए हैं। लोटस बिल्डिंग में सुबह करीब 10 बजे ये आग लगी। आग बिल्डिंग के ऊपरी माले में लगी। फायर फाइटर अरुण शिंदे, रामचंद्र शिर्के की आग में झुलसने की खबर आ रही है। कोस्ट गार्ड के 2 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया, क्योंकि कुछ लोग ऊपर फंसे हुए थे और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू वहां से किया गया। एक फायर ब्रिगेड कर्मी की मौत की खबर भी आ रही है। इसमें आपको बता दें कि तकरीबन 20 मंजिला इमारत के ऊपरी फ्लोर में, जहां पर एक रेस्टोरेंट है, वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। और इस पूरी बिल्डिंग में कुछ फिल्म स्टार्स के ऑफिस भी हैं, कुछ बड़े लोगों के ऑफिस भी हैं। ऋतिक रोशन आए थे अपना ऑफिस के बारे में जांच करने के लिए कि क्या आग की स्थिति क्या है, लेकिन आग पर तकरीबन 3-3.5 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद भी पूरी तरह आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके ये आप देख सकते हैं कि एक जो कर्मचारी फंसा हुआ था उसको एयरलिफ्ट करता हुआ कोस्ट गार्ड का ये हेलीकॉप्टर। मुंबई के लोटस पार्क में सुबह 10 बजे आग लगी। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। अभी भी बिल्डिंग में कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, इस बात की आशंका है। और आपको बता दें कि ये दरअसल अंधेरी वेस्ट में ये बिल्डिंग, जिसके जो टॉप फ्लोर है वहां पर एक रेस्टोरेंट था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग फैली। या 5 तस्वीरें, बिल्डिंग में आग, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किए जाते वक्त की तस्वीरें हैं। आग बुझाने की कोशिश करते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, हालांकि जो क्रेन होती है वो उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच रही है, यानी कि 20 मंजिल तक नहीं पहुंच रही है, और दूर से आग जो पानी डालने की कोशिश है। इमारत की बिजली काटी गई ताकि आग को फैलने से रोका जा सके, या फिर उसके जल्दी अगर करंट फैल सकता है संभावना जो होती है उसको रोका जा सके। ऋतिक मौके पर पहुंचे, पुलिसकर्मियों से, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों से पूछताछ करते हुए कि आग पर काबू पाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर उस वक्त स्थिति क्या है। 5 तस्वीरों में मुंबई की 22 मंजिला इमारत में आग लगी, और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया उसकी 3 तस्वीरें। पहले को बचाया, फिर दूसरे को बचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आशुतोष पाटिल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, अभी क्या अपडेट है? क्या आग पूरी तरह बुझ गई है? अभी जानकारी मिली है कि लगभग 6 लोगों की झुलस जाने की खबर आई है। अब तक 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें एक आदमी है और एक औरत है। लगभग 100 पुलिस कर्मचारी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। अब सबसे पहले चिंता ये है कि जो लोग लापता हैं, क्या उन्हें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ के निकाला जाना जरूरी है। लापता कौन लोग हैं? ये क्या वहां पर कुछ काम करने वाले लोग हैं, या फिर ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं? जी, ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी होने की खबर आ रही है। और 2 लोग जो झुलस गए थे उन्हें तो अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन कुल 6 लोग झुलस जाने की खबर आ रही है। अब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी को कंट्रोल को जो कॉल मिला है, उसके आधार पर ये अभी उनको खोजने की कोशिश जारी है। जो झुलस गए हैं उनकी हालत के बारे में क्या बताया जा रहा है? और एक व्यक्ति की जान जाने की बात भी सामने आ रही थी। जी, नितिन येवलेकर, जो बोरिवली फायर ब्रिगेड में काम करने वाले कर्मचारी हैं, हाँ। उनके ये पूरे ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। उसके अलावा बाकी जो कर्मचारी हैं, अलग अलग फायर स्टेशन से आए हुए कर्मचारी यहाँ पे हैं, और लगभग मुंबई के सभी फायर ब्रिगेड स्टेशन के कर्मचारी यहाँ पे बुलाए गए हैं। सभी अधिकारी, सभी आला अफसर यहाँ पे हैं। यहाँ पे फायर ब्रिगेड ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके चलते मोबाइल कंट्रोल रूम वैन है वो, जिसके चलते ये पूरे स्थिति का जायजा लिया गया है। अंदर लगे जो भी कर्मचारी अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन में है या आग बुझाने की ऑपरेशन में है, उनसे वॉकी टॉकी पे कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तब पता चलेगा कि इसमें कौन से स्पॉट पे फंसा है, क्योंकि पूरी ये जो जगह है ये पूरा धुएं से भर गया है। और अंधेरे के चलते यहाँ पे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि अंदर और कितने लोग फंसे हैं या नहीं है। शुक्रिया, आप नज़र रखें। अभी कितने लोग फंसे हैं इसके बारे में पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। लोटस पार्क की बिल्डिंग 22 मंजिला इमारत, 6 लोगों के झुलसने की खबर है, और एक जो फायर ब्रिगेड का कर्मचारी है उसकी जान चली गई है। कोस्ट गार्ड के 2 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया हुआ है। जी हाँ, तो 2 जो कर्मचारी हैं उनको अभी भी फंसे होने की बात कही जा रही है। लेकिन अब रुक करते हैं अगली खबर का। मलेशियाई विमान पर हुए हमले में 298 लोग मारे गए। शक है कि इस हमले में रूस की बनी हुई बक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद करीब 15 किलोमीटर तक मलबा इलाके में फैल गया। हमला यूक्रेन और रूस की सीमा पर किया गया था। हमले के बाद सभी देशों ने यूक्रेन की हवाई सीमा से अपना रूट बदल दिया। आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूक्रेन और रूस की सीमा पर यह हमला किया गया। धुआं उठता हुआ जो जहाज नीचे आकर गिरा, 298 लोग इसमें मारे गए। दूर दूर तक बिखरा हुआ मलबा, और यह है बक मिसाइल जो कि लॉन्चर से फायर की जाती है। हालांकि ये पुराने ज़माने की मिसाइल जो कि रूस में बनाई गई थी,
और कई देशों ने इस जहाज़ को मार गिराए जाने के बाद कई देशों ने अपना रूट बदल दिया है। तो मलेशियन एयरलाइंस के विमान MH17 को हवा में मार गिराए जाने से पूरी दुनिया में शोक की लहर है। विमान में 283 मुसाफिर और 15 क्रू मेंबर थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक जताया है। उधर UN ने इस मामले पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। खबरों के मुताबिक करीब 15 किलोमीटर तक विमान का मलबा फैल गया था। ये विमान नीदरलैंड के एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था। जिस वक्त विमान पर हमला हुआ वो यूक्रेन के वार जोन से गुजर रहा था। यूक्रेन की सरकार का कहना है कि विमान को रूस समर्थक यूक्रेन के अलगाववादियों ने बक मिसाइल से मार गिराया। और इस मामले में यूक्रेन की सरकार ने एक ऑडियो टेप जारी किया है जिसमें दावा किया गया कि हमले के बाद यूक्रेन के एक अलगाववादी ने रूस की सेना के एक बड़े अधिकारी को फोन पर पूरी जानकारी दी थी। सर, एक प्लेन गिरा दिया गया है। पायलट्स कहाँ हैं? हमारा आदमी वहां गया था और फोटो ले लिए हैं। कितने मिनट पहले? 30 मिनट पहले। कजाक के चेनखिनोवा में विमान गिरा दिया है। प्लेन हवा में ही खत्म हो गया था। पहला शव मिल गया है, वो एक सिविलियन का है। खबर क्या है? मेरा मतलब ये हर हाल में एक सिविलियन एयरक्राफ्ट ही है। क्या बहुत लोग थे? अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। मैं अभी वहां पहुंच नहीं पाया हूं। मैंने सिर्फ शव देखे हैं। वहां कुर्सियों और शवों का मलबा पड़ा है। क्या उसमें हथियार भी हैं? नई सिविलियन चीज़ें हैं। दवाइयाँ हैं, तौलिए और टॉयलेट पेपर हैं। कोई दस्तावेज भी मिला है? एक इंडोनेशियन छात्र के कुछ कागज मिले हैं। यह बातचीत को यूक्रेन की सरकार ने जारी किया है इस ऑडियो टेप को। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में दिल्ली का बजट पेश किया। दिल्ली में DERC ने कल बिजली के दाम बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन आज वित्त मंत्री ने इस दर्द को कम करने की कोशिश की। बजट में कम बिजली खपत करने वालों को राहत देते हुए उनके बिजली बिलों पर सब्सिडी की घोषणा की गई है। जेटली ने ऐलान किया कि 200 यूनिट तक की बिजली खपत पर ₹1.20 और 201 से लेकर 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर 80 पैसे प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जाएगी। बिजली के दर क्योंकि बढ़ते हुए देखते हुए इसमें जो कमजोर वर्ग हैं, विशेष रूप से 100 से 200 यूनिट तक और 201 से 400 यूनिट तक, उनके ऊपर बोझ ना आए और इन दोनों श्रेणियों में ₹1.20 और 80 पैसे दूसरी श्रेणी में उनको सब्सिडाइज किया जाएगा, जिससे कि बढ़ता हुआ दर उनके ऊपर लागू नहीं होगा। इसके लिए 260 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दिल्ली की बिजली के लिए कमजोर वर्गों के लिए दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में दिल्ली वालों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के बजट की 10 बड़ी बातें। 180 नई लो फ्लोर बसेस और 400। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा है, इसीलिए दिल्ली का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश किया। दिल्ली का कुल बजट 36,776 करोड़ रुपए रखा गया है। 100 से 200 यूनिट तक और 201 से 400 यूनिट तक उनके ऊपर बोझ ना आए। आइए आपको दिखाते हैं बजट की 10 बड़ी बातें। पहली बड़ी बात, दिल्ली पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। दूसरी बड़ी बात, बिजली पर सब्सिडी के लिए 260 करोड़ रुपए दिए गए। तीसरी बड़ी बात, दिल्ली में 20 नए सरकारी स्कूल बनेंगे। चौथी बड़ी बात, दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए 6 नए हॉस्टल बनेंगे। पांचवी बड़ी बात, 110 मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। छठवीं बड़ी बात, दिल्ली के रोहिणी में मेडिकल कॉलेज बनेगा। सातवीं बड़ी बात, 2 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पानी के ATM लगेंगे। आठवीं बड़ी बात, 1380 नई लो फ्लोर बसें खरीदी जाएंगी। नौवीं बड़ी बात, JJ कॉलोनियों में सामुदायिक शौचालय खोले जाएंगे। 10वीं बड़ी बात, दिल्ली में 50 नए डायलिसिस सेंटर्स बनाए जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं ये सिफारिश करूंगा कि न्यूज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से अतुल सिंघल की रिपोर्ट। जी धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही अरुण जेटली के बजट पर सवाल उठाए हैं। आपके नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि बजट में दिल्ली वालों के साथ धोखा किया गया है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोक लुभावन जैसी चीजें भी नहीं मिली। बाकी चीजें छोड़ दीजिए। जब हम सरकार में थे तो हमने दिल्ली में बिजली के दाम आधे किए थे। उससे पहले शीला दीक्षित ₹1 की सब्सिडी देती थी। ₹3.90 पे ₹1 की सब्सिडी मिलती थी। आज ये ₹1.20 की सब्सिडी देंगे तो 20 पैसे का फायदा हुआ। ये क्या फायदा हुआ? आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया था कि बिजली के रेट आधे हो सकते हैं।
ये बजट दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा ने दिल्ली में 30% बिजली सस्ती करने का वायदा किया था। हमें आशा थी कि इस बजट में 30% सस्ती दिल्ली में बिजली की जाएगी। दिल्ली का बजट बिल्कुल जिस पर किसी प्रकार का राजस्व नहीं थोपा गया है और एक सामान्य लोगों के लिए जन उम्मीदों के साथ जुड़ा हुआ एक बजट है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र की सरकार जो वर्तमान दिल्ली की सरकार को देख रही है, एक अच्छा बजट सामान्य लोगों के लिए दिल्ली में पेश किया है। कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद ने कांग्रेस पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। आज आम आदमी पार्टी के नेता इलियास आजमी ने इस पर सफाई दी है। आसिफ मोहम्मद ने कल इलियास आजमी का एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था, जिसके जरिए दावा किया गया था कि आपके नेता 8-10 दिन से उनके संपर्क में हैं। आम आदमी ने कहा कि हम गवर्नमेंट आपके साथ शेयर करके बनाने को तैयार हैं, आपके मंत्री बनाने को तैयार हैं, आपके चेयरमैन बनाने को तैयार हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी को एक बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका और दे दीजिए। मामले ने तूल पकड़ा तो खुद इलियास आजमी सामने आए। कहा बात आसिफ मोहम्मद की तरफ से शुरू की गई थी। ये नेचुरल है कि जब इस वक्त पॉलिटिकल पार्टियों के 2 लोग बैठेंगे दिल्ली में जो चल रहा है, तो मौसम पर तो नहीं बात करेंगे, बात तो पॉलिटिक्स पर करेंगे। मेरी बात हुई पॉलिटिक्स पर ही हुई, खुद उसी ने छेड़ी। तो जो आसिफ साहब ने बात कही है वो कोरिलेट होती है कि वो सारे के सारे पीछे के पर्दे के मैनेजमेंट में लगे हुए थे और ये सामने निकल कर के आया है कि उनकी सत्ता लोलुपता जो है और उनकी जो झूठ बोलने की आदत है वो लगातार दिल्ली की जनता इस बात को समझ रही है। आसिफ मोहम्मद ने दावा किया था कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी उनके संपर्क में है। साफ है, स्टिंग के सामने आने से केजरीवाल एंड कंपनी बैकफुट पर है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा में अलग एसजीपीसी के विरोध में आज शिरोमणि अकाली दल सड़क पर उतर आया। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग करके रखी हुई थी। बैरिकेडिंग कूदने की कोशिश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद भी भीड़ नहीं मानी तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। दोनों तरफ से जबरदस्त धक्का मुक्की देखने को मिली। शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि पुलिस ने बदसलूकी की है, कई कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है। हालांकि पुलिस इन आरोपों से इनकार कर रही है। हम लोगों में किसी ने उनके साथ मारपीटाई नहीं किया। जरूर पकड़ने में, उनको लिफ्ट करने में जरूर हाथ पकड़ा होगा, किसी ने पैर पकड़ा होगा, लेकिन कोई मारपीटाई नहीं है, कोई पकड़ी उछालने की बात नहीं है। और अगर वो कंप्लेन देंगे तो हम उसकी इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि फुटेज होगा, फुटेज से हमें पता चल जाएगा किस आदमी ने गलत हरकत किया। उसके खिलाफ बेसलेस एलिगेशन उनकी तरफ से निश्चित रूप हमारी तरफ से वो एलिगेशन में कोई सब्सटेंस नहीं है। उधर पुलिस की सख्ती के बाद भी अकाली दल के कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही सड़क पर बैठ गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है और किस तरह से पुलिस और सुरक्षा बल के जवान यहाँ मौजूद हैं और अकाली दल के कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष हुआ है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं कि अलग एसजीपीसी का जो गठन करने का फैसला हरियाणा सरकार के कैबिनेट ने किया है, उसके विरोध में अकाली दल के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुतला जलाया गया है और साथ ही अब आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे थे वो लंगर खा रहे हैं। और यहाँ पे अकाली दल के कार्यकर्ताओं का विरोध इस बात को लेकर था कि अलग एसजीपीसी का गठन हरियाणा सरकार ने क्यों किया और उसके विरोध में वो ये तमाम कार्यकर्ता, अकाली दल के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच के अपना विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए। मर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बिल नहीं बन देगा। लेकिन इसके बीच में और कितने मरेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं ला सकता। क्या नुकसान होगा ये ईश्वर जानता। हम चाहते हैं कि ना हो, देश में अमन और शांति बनी रहे। तो साफ तौर से इन लोगों का यही कहना है कि ये जो एसजीपीसी, अलग एसजीपीसी को लेकर हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है, वो बिल वापस होना चाहिए। कैमरामैन परमिंदर के साथ अजय झा, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। इजरायल के मसले पर राज्यसभा में घमासान जारी है। विपक्ष इस मसले पर संसद में चर्चा करना चाहता है। सरकार ने बहस के लिए सोमवार का दिन मुकर्रर किया है, लेकिन सीपीएम और समाजवादी पार्टी सोमवार तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। अपनी मांग के समर्थन में आज सीपीएम ने पहले संसद परिसर में नारेबाजी की। इसके बाद संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा में हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। गाजा मुद्दे पर चर्चा करने की मांग ली है,
और सोमवार का वक्त तय किया है। मुझे लगता है अब सदन बाधित करना ये केवल व्यवधान पैदा करने जैसा होगा। अरे सोमवार तक क्यों इंतजार कर रही है? वो ये इसी उम्मीद में है कोई सीज फायर हो जाएगा और वो सीज फायर होने के बाद वो समझते हैं कि चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लखनऊ में एक युवती से गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। दिल दहला देने वाली ये वारदात लखनऊ के मोहनगंज इलाके की है। दरिंदों ने युवती के साथ एक स्कूल में गैंगरेप किया, फिर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। पुलिस जांच में युवती के निजी अंगों पर चाकुओं के कई वार मिले हैं। वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब सुबह स्कूल खुला। लड़की का शव खून से लथपथ था और पास ही उसके कपड़े पड़े थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू है या कर रहे हैं और शिनाख्त हो गई है। कुछ लीड्स मिली हैं बट वो प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है, इसलिए उसको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं यहाँ पे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग बलात्कार पर बयानबाजी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं बढ़ावा जो है वो राजनीतिक पार्टियों के लोग दे रहे हैं, इस किस्म की गलत बयानी करके कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये जिस किस्म के बयान शुरू में दिए गए हैं उसके बाद से ये अपराधों में लग रहा है जैसे कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी हो गई है। यूपी सरकार सख्त लॉ एंड ऑर्डर के लाख दावे क्यों न करे, लेकिन जिस तरह यूपी में महिलाओं को लेकर अपराध बढ़ रहा है उससे कहीं न कहीं अखिलेश यादव की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठते हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। तो गैंगरेप और हत्या की घटना से यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को उसकी फिक्र नहीं है। सुनिए पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। पता नहीं मीडिया को क्यों उत्तर प्रदेश से इतना लगाव हो गया। अगर हम कहें बेंगलोर में यही हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की कानून व्यवस्था की कलई खुलने की तरफ एक कदम और कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। अभी तक भी कोई चिंता कानून का राज स्थापित करने की इस सरकार को नहीं है। वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, वहाँ के दलितों की, निर्बल वर्ग के लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। इस सरकार को अब बने रहने का एक क्षण भी अधिकार नहीं है। इस सरकार को जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को अखिलेश यादव से निजात मिलना चाहिए। इन बलात्कारियों के ताकि समाज में दिखाई अलग से, और रोज ये जिए और रोज मरे, तब एक दहशत होगी। प्रदेश सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब तो बहुत कड़ा कानून है, इसमें जो है जितनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये भी इंश्योर करना चाहिए साथ साथ दुरुपयोग ना भी हो कानून का। सिर्फ सजाओं को बढ़ाना या सख्ती करने ही से ये गुनाह कम नहीं होंगे। हमें कहीं और भी विचार करना होगा कि इसके और कारण क्या है। तो उत्तर बेंगलोर में नाबालिग बच्ची से बलात्कार के मामले में आज भी स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी की। विधानसभा परिसर में भी धरना दिया गया। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी झड़प पुलिस के साथ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 के सूरत बम धमाकों के सभी 11 दोषियों को बरी कर दिया। इन धमाकों में एक स्कूली बच्ची की मौत हो गई थी और 45 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने टाडा कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया है। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार माता वैष्णो देवी जाने वाली श्री शक्ति एक्सप्रेस के चक्के फिर थम गए। दिल्ली से कटरा जा रही श्री शक्ति एक्सप्रेस का इंजन पंजाब के शंभू के पास फेल हो गया। आनन फानन में अधिकारियों ने अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। 1 घंटे के बाद नए इंजन के साथ इस गाड़ी को रवाना किया गया। बात दिल्ली एनसीआर की। गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। कल शाम से हो रही रुक रुक कर बारिश ने तापमान को गिरा दिया है। लोग इस मौसम में आए इस बदलाव का मजा ले रहे हैं। खबर अलीगढ़ से, जहां पर एक महिला पर तेजाब से हमला किया गया। हालांकि इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ में कुछ मंचलों ने एक पुलिसकर्मी की बेटी पर तेजाब फेंक दिया। घटना अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके की है। मंचलों ने लड़की पर उस वक्त तेजाब से हमला किया जब वो अपने काम से घर लौट रही थी। घटना के तुरंत बाद पीड़ित लड़की को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरेंद्र नगर डाकखाने के पास हेड पंप लगा हुआ है,
जब लाइट चली गई तो ये लड़की बाजार की तरफ से आ रही थी और वो लोग घात लगाए जैसे खड़े हो जाते हैं पानी के बहाने, उस तरीके से खड़े हुए थे। किसी ने चेहरा नहीं देखा क्योंकि रात का समय था, लाइट जा चुकी थी। और जब वो लड़की साइड से गुजरी है तो उन लोगों ने तेजाब का डिब्बा रखा हुआ उस लड़की के मुंह पे इस तरीके से मारा है, तो वो ना तो वो लड़की नहीं पहचान पाया, ना ही जो आम आदमी यहाँ से निकल रहा था ना उसने वो देख पाया उसको। खबर यूपी के इटावा से, जहां पर दबंगों ने एक दुकान में जाकर काफी हंगामा किया और तोड़फोड़ की। दबंगों ने ये सब रंगदारी के चलते किया। इनकी एक करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खबर बिजनौर से, जहां पर बदमाशों ने एक बैंक में बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश बैंक में पड़े 3,57,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जहां ये बिजनौर की घटना है, जहां पर एक बैंक में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। 3,57,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। अमृतसर में मॉनिटर लिजर्ड के एक घर में घुसने से हड़कंप मच गया। एक लिजर्ड के घुसने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 5 फीट लंबी इस लिजर्ड ने कई जानवरों को घायल कर दिया। घर के पास ही एक पोल्ट्री फार्म है। लिजर्ड 10 से ज्यादा मुर्गियों को खा गई। दुनिया में 2 देशों में कुदरत का कहर बनकर टूटा है। चीन में भारी बारिश और बाढ़ से 45 लोगों की मौत की खबर अब तक आ चुकी है, तो फिलीपींस में रेमन्स तूफान ने तबाही मचाकर रखी हुई है। बात चीन की जाए तो चीन में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ और बारिश से प्रभावित हुए हैं। गुंजई प्रांत में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है।